नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज जरा मोदी जी पे बात कर लें। मोदी जी जो गेम चेंजर हुआ करते थे, अब लोग उनको नेम चेंजर के रूप में ज़्यादा जान रहे हैं। मोदी जी की इस यात्रा को इसलिए आज सिंहावलोकन करना आवश्यक है कि पिछले 9.5 या 10 वर्षों में मोदी जी ने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या वो पाया, और उसके कुछ मुख्य बिंदुओं पे बात करेंगे। और पिछले 30 दिन में मोदी जी कहाँ खड़े हैं और मोदी जी को आज जिससे सबसे ज़्यादा नफरत हो रही है वो विपक्ष का गठबंधन इंडिया कहाँ खड़ा है। उससे पहले जरा मोदी जी के कुछ जो आउटस्टैंडिंग चीज़ें उन्होंने वादे किए थे, अगर 10 साल का लेखा जोखा लें तो सबसे पहला लेखा जोखा में चीज़ आती है मोदी जी का 15 लाख रुपए का वादा कि भाई अगर मुझे आपने 2014 की बात है चुनाव जिता दिया तो मैं विदेश में छिपा काला धन और विदेश से लोगों को पकड़ के जो यहाँ का पैसा लेके भाग गए हैं उन सबको मिला जुला के मैं 15 लाख रुपए ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति के खाते में आ जाएंगे। इस तरह की एक बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने स्पेसिफिकली ये भी कहा था कि जो टैक्स पेयर हैं और ख़ास करके उन्होंने सैलरीड लोगों के लिए कहा था कि आपके खाते में तो हम अलग से प्रोविज़न करेंगे कि हर के खाते में कुछ कुछ पैसा जो विदेश से आएगा उसका एक हिस्सा अलग से जाएगा। मैं वो वीडियोस पुराने नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने कई बार देख चुके होंगे। फिर अगर आपको याद हो उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे। ये उनका 2014 का सबसे बड़ा नारा ये था कि हम भ्रष्टाचार पर कितने लगाम लगाएंगे। पिछले 9.5 वर्षों में और ख़ास करके 2019 के बाद तो बाढ़ आ गई है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनकम की रेड तो खूब हुई, लेकिन क्या कहीं कोई हिसाब किताब है कि कितने लोग कन्विक्ट हुए, कितने लोगों को सज़ा मिली, कितने लोगों पे मुकदमा चला? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो मामला है ये केवल विपक्ष के नेताओं को या विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के लिए, सरकार गिराने के लिए, सरकार बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि ऐसे तमाम नेता, वो चाहे हिमंता विश्व शर्मा हो, चाहे वो कोई नेता हो, जब अजीत पवार हो या लेटेस्ट उसमें अजीत पवार जुड़ गए हैं, जब वो विपक्ष में रहते हैं तो सबसे भ्रष्टाचारी और जब आपके यहाँ जाते हैं तो सबसे सदाचारी। वो एक जो जिसको लोग कह रहे हैं वो वॉशिंग मशीन आपने इस तरह की एक लगा दी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आपके शासनकाल में एक और चीज़ हुई, देश का पैसा लेके कितने लोग भागे, और वो भी लोग जो भाग रहे हैं वो एक स्टेट विशेष में उसका ज़्यादा दबदबा है। एक स्टेट विशेष के लोग बैंक का पैसा लेके और इंस्टीट्यूशंस का पैसा लेके 9-2-11 हो गए और उनका आज तक ये था ना कि हम उनको वापस ले आएंगे, ये करेंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। वो अब चैन से वहाँ घूम रहे हैं। कल एक फ़ोटो भी आई जिसमें ललित मोदी जी उसमें अपना वो क्या चीयर्स कर रहे हैं शराब लेके, और किसके साथ कर रहे हैं? हरीश साल्वे साहब के साथ कर रहे हैं, जो अब हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सदस्य हो गए हैं वन नेशन वन इलेक्शन वाले। तो मतलब सब लोग वहाँ आपस में घूम फिर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मौज मस्ती हो रही है, लेकिन देश से वो भग गए हैं, और वो भी एक जगह विशेष के। फिर एक बात और थी, जो आपने 10 लाख से ऊपर करोड़ों का मतलब 11.5-12 लाख रुपए का जो कर्जा माफ़ी किया आपने, और नाम भी नहीं बताया। मानी हुई बात है कि वो उन लोगों का कर्जा माफ़ी हुआ जिनका रसूख है, जो इस तरह का दबदबा रखते हैं कि वो अपना नाम भी बाहर नहीं आने देंगे। उनका इस देश के लोगों का पैसा लेके कर्जा माफ़ी करके वो कुछ नहीं हुआ। एक और बात आपने कही थी, आपने कहा था किसानों की इनकम डबल होगी। अब आप उन सब बातों से मुकर जाते हैं, अब आप उन बातों को याद ही नहीं रखते हैं। और मेरे हिसाब से आपका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा वो अचीवमेंट ये था कि अडानी जी आपके सरकार में आने के बाद दुनिया के 2 नंबर या 3 नंबर के सबसे अमीर आदमी कुछ समय के लिए ज़रूर बन गए थे। तो वो एक बड़ा आप अपने को अचीवमेंट कह सकते हैं। अब मैं थोड़ी बात ये कर रहा हूँ कि पिछले 30 दिनों में आपके जो इम्पोर्टेंट 5 जिसको आप मानते हैं कि आपने बहुत बड़े काम किए वो, और 5 इंडिया जो विपक्षी गठबंधन है उसने क्या काम किए। तो मेरे हिसाब से आपने सबसे बड़ा जो आप अभी निर्णय लेना शुरू कर दिए हैं बिना सिर पैर के, मतलब पिछले 30 दिनों में आपने बहुत से ऐसे निर्णय लिए जिसका ना सिर है ना पैर है, कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। 18 से 22 को आपने एक स्पेशल सेशन बुलाया है पार्लियामेंट का, क्यों बुलाया है वो अभी तक किसी को नहीं पता है। फिर आपने वन इंडिया वन नेशन का एक शगुफा छोड़ा और एक कमेटी बना दी, जिस कमेटी में पूर्व राष्ट्रपति उसके अध्यक्ष हैं, अनप्रेसिडेंट टाइप चीज़ें, और उसमें जो कुल लोग हैं उनको चुनावी अनुभव उसमें से 2-3 लोगों को है, वो भी कोई
राष्ट्रपति जी 2 विधानसभा चुनाव हारे हुए हैं, 2 राज्यसभा से नॉमिनेटेड हैं, तो चुनाव का एक्सपीरियंस नहीं है। उसमें अमित शाह साहब को चुनावी एक्सपीरियंस है और एक आदमी और गुलाम नबी आज़ाद साहब को है, बाकी किसी को चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो इस देश का चुनाव से क्या होता है वो उसको तय करेंगे। और इंडिया वर्सेस भारत का तो एक आपने नया जो शगुफा छोड़ा है, जिसका सिर न पैर, फिर से नहीं समझ में आता है कि उससे आपको मिलेगा क्या, कि अगर आप इंडिया दैट इज़ भारत को अगर आप हटा के भारत दैट वाज इंडिया कर देंगे तो उससे आपको नेट रिजल्ट क्या होगा। दूसरा आपका एक जो बड़ा अचीवमेंट आपका पिछले 30 दिन की अगर बात करें तो वो G20 का है। G20 अब आपके हिसाब से सफलतापूर्वक कर रहे हैं, लेकिन वो कितना सफलतापूर्वक है ये आप खुद ही बताइए। चीन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, रशिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब जो उसके सबसे 3 इम्पॉर्टेंट जो वो हैं अमेरिका, रशिया और चीन, उसमें से 2 पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और आपकी एक दिक्कत क्या है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कहीं से आप अमेरिका के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। हमारी सीमाएं मिलती हैं चीन से, हमारा पड़ोसी देश है चीन, हमारा पड़ोसी देश है रूस, जिसने हमारे ख़राब वक्त में भी हमारे साथ खड़ा रहा है। 1971 के युद्ध का मतलब एंड रिजल्ट कुछ और होता अगर उस समय रशिया हमारे साथ नहीं खड़ा रहता। आज आपकी पॉलिसी की वजह से और आपके विदेश मंत्री खास करके उनकी पॉलिसी की वजह से आपने चीन और रशिया को एक साथ खड़ा कर दिया और हम अमेरिका के साथ कहीं खड़े हुए दिखाई देते हैं। और अमेरिका आपको उस तरह का कोई, हमें अमेरिका से हम सामान खरीद रहे हैं इसलिए अमेरिका हमें इस तरह का पत्ता दे रहा है। इसके अलावा आपने एक और काम किया जो पिछले 30 दिन में, अब आप हर जगह धार्मिक कॉरिडोर बनवा रहे हैं, या वो मतलब उसको लोक बोल दे रहे हैं। कहीं पे भी जो मध्य प्रदेश में हो रहा है वो सब लोक हैं, महाकाल लोक, फलाना लोक, और यहाँ कॉरिडोर बन रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर, इस तरह का कॉरिडोर। मतलब जो भक्ति है उसको अब पूरी तरह से कमर्शियल करके टूरिज्म के अंदर, मतलब पर्यटक बना दिया जा रहा है। अब वो मतलब भक्तगण नहीं होंगे, अब वो होंगे टूरिस्ट। चलिए, ये आपका अचीवमेंट है। एक और आपका बड़ा अचीवमेंट है कि आपने 200 रुपया गैस का दाम 400 से 1100 करके फिर उसको 900 कर दिया है। ये एक आपका अचीवमेंट है। और एक अचीवमेंट आपका और है, वो जो चंद्रयान को आप अपना अचीवमेंट मान रहे हैं। हालांकि पिछले करीब 60 साल का सफ़र है ये, 60 साल की मेहनत है वैज्ञानिकों की, 60 साल की मेहनत है इस देश के तमाम अनगिनत वैज्ञानिकों की, जिन्होंने चंद्रयान को चंद्रमा पे पहुंचाया है। लेकिन आपके अनुसार ये केवल आपके और के ही मतलब एफर्ट से ये हुआ है, तो ठीक है, ये तो चंद्रयान ही। ये तो 5 ये बातें जो हैं ये आपके हिस्से में आती हैं जो पिछले 30 दिनों में आपने की। अब 5 बातें मैं बता दूं जो मुझे लगता है विपक्षी गठबंधन जो इंडिया, उसके हिस्से में क्या आती है, पिछले 30 दिनों में उसने क्या क्या किया। सबसे इंपॉर्टेंट विपक्षी गठबंधन के लिए मुंबई मीटिंग थी। मुंबई मीटिंग बहुत सफलतापूर्वक हुई। मुंबई मीटिंग में बार बार कोशिश करने के बाद भी कहीं से भी कोई एक स्वर ऐसा नहीं निकला जिसमें ये लगे कि नहीं आपस में टूट होने वाली। कोशिश बहुत की गई कि आपका कन्वेनर कौन होगा, सीटों पे कब बात होगी, झंडा क्या है, लोगो क्या है। लेकिन इससे आगे बढ़ के विपक्षी गठबंधन ने अपनी एक समन्वय समिति, एक कैंपेन कमेटी और 4-5 कमेटियां अनाउंस कर दी। वो कमेटियां ऑलरेडी काम करना शुरू कर दी हैं और पिछले लोकसभा में उस इंडिया का एक असर देखा भी गया था। तो मेरे हिसाब से मुंबई में एक सबसे बड़ा अचीवमेंट यह है कि कम से कम अब जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है वो अब चलने लगा है। अभी तक तो वो बन रहा था, बातें हो रही थी, लेकिन अब इट हैज़ स्टार्टेड वर्किंग। आने वाले समय में देखिए उसका क्या होता है। दूसरा मेरे हिसाब से जो विपक्ष का और जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है उसमें उसका सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है कि अडानी जी की बात को आप जितना उस कोशिश कर लीजिए वो भूलने नहीं दे रहे हैं लोगों को, इस देश के लोगों को। अडानी जी पे एक दूसरा खुलासा आया है OCCRP और द गार्डियन, फाइनेंशियल टाइम्स का। उस पर बिल्कुल साफ फिर से हो रहा है कि हिंडनबर्ग में आया था कि ये आरोप थे, इस तरह से है। यहाँ पे मोर और लेस ये कहा जा सकता है कि ये जो अडानी की रिपोर्ट आई है OCCRP वाली, नई वाली, इसमें स्पष्ट किया जा रहा है कि अडानी जी ने कैसे हेरा फेरी की,
उनके जो शेयर हैं उसमें किस तरह से बाहर का इन्वेस्टमेंट लाया गया, कैसे एक चीनी व्यक्ति और एक दुबई बेस्ड व्यक्ति उन आपके भाई विनोद अडानी के साथ मिलकर उन्होंने ये सब इन्वेस्टमेंट किया। और उससे भी बड़ी एक बात ये हुई कि कैसे सेबी ने आपके सारे जो इस तरह के काम थे उसको देख के आंख मूंद ली, जो उसके पास इन्वेस्टिगेशन भी था उसको भी नहीं किया, उसको भी ठीक से नहीं किया। और बकौल संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी ने गलत बयानी भी की। उसने कहा कि इनके अगेंस्ट कोई वो नहीं, कोई केस नहीं है। तो सेबी ने अपना काम नहीं किया है, क्योंकि अगर सेबी अपना काम कर लेती तो आपके उस 2017 में जो कम से कम 4 में से 3 शेयर डीलिस्ट हो जाने चाहिए थे इस देश के कानून के अनुसार, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अभी तक अडानी के मामले को जिंदा रखा हुआ है विपक्ष ने। हालांकि उसको संसद में आप नहीं उठने दे रहे हैं, कहीं अगर कोई उसको उठा रहा है तो राहुल गांधी की आपने सदस्यता ही चली गई उस चक्कर में, लेकिन अडानी को फिर भी जिंदा रखने का काम विपक्ष अभी भी किए हुए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इंडिया का अचीवमेंट है, वो है मणिपुर। अचीवमेंट इसलिए क्योंकि वहाँ बहुत त्रासदी हुई है, वहाँ हम सब लोगों के लिए दुख, क्षोभ और शर्म की भी बात है। एज अ नॉन मणिपुरी मेरे लिए शर्म की बात है कि मेरे एक देश के हिस्से में इस तरह का शर्मनाक काम हुआ है। लेकिन मणिपुर की घटना को आपने जितना दबाने, छुपाने करने की कोशिश की, उसको भी विपक्ष ने ख़त्म नहीं होने दिया। उसने मजबूर किया कि आपको पार्लियामेंट में आप बोलना नहीं चाह रहे थे, आप मणिपुर पे 33 सेकंड या 36 सेकंड से ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपको मजबूर किया इस विपक्षी गठबंधन इंडिया ने कि आप पार्लियामेंट में आएँ और बोलें। आप पहले भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन फिर वो जब वॉकआउट हुआ और ये हुआ कि ज़्यादा बड़ी खबर बन जाएगा, तो आपको भले ही 2-2.5 मिनट, लेकिन बोलना तो पड़ा मणिपुर पे आपको। हालांकि उसके बाद भी आपने मणिपुर के लिए कुछ किया नहीं, आप अपनी जिद पे अभी भी कायम है। मणिपुर के लिए कुछ नहीं हो रहा है, मणिपुर में उसी तरह से समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक जांच कमेटियां बना दी, वो जांच कर रही हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आपके जो द्वारा मतलब आपकी पार्टी के बीरेन्द्र सिंह साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका वैसे ही काम चल रहा है जैसा 3-4 मई को जब ये समस्याएं शुरू हुई और जिस तरह से वहाँ तोड़ फोड़, आगजनी, हत्या, लूट मार, बलात्कार हुआ, उस पर कहीं कोई बहुत रोक नहीं लगी है। आप वहाँ क्यों नहीं सशस्त्र मतलब सेना को बुला रहे हैं या क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे हैं, इसका जवाब तो केवल आपके पास होगा। लेकिन विपक्ष ने बखूबी मणिपुर के मामले को मतलब ठंडे बस्ते में नहीं जाने दिया, उसको जगाए रखा। एक और बहुत बड़ा इशू विपक्ष की इंडिया की तरफ से जो उठ रहा है और जिसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो इशू तो बन ही गया है, वो है चाइना द्वारा हमारी ज़मीन कब्जा करना। चाइना ने जब कोरोना के मतलब 2020 की बात है, जब उसने हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, चाइना ने हमारी ज़मीन हड़पी थी। चाइना ने जहाँ पे हम गश्त करते थे वहाँ पे आके चाइना बैठ गया था। तब भी और आज भी आपका स्टैंड यही था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था। आपने एक तरह से चाइना ने जो हमारी ज़मीन हड़पी है उसको सैंक्शन कर दिया है, मतलब आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करके आपकी मौन सहमति ही माना जाएगा। क्योंकि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं कह रहे हैं राष्ट्र के तरफ से कि भाई चीन ने हमारी इतनी ज़मीन हड़पी है और हम ये ज़मीन वापस लेंगे। आप घुमा फिरा के बात कहते हैं कि मैं उनसे बात कराया, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई, ऐसी बात हुई, वैसी बात हुई। चीन आपको पता भी नहीं दे रहा है। ब्रिक्स की मीटिंग में आप गए थे, वहाँ पे ये बाद में मतलब लास्ट तक ये रहा कि आप आके यहाँ बताया गया कि नहीं चीन से क्या बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। चीन का कहना है कि आपने अप्रोच किया, आपका कहना है चीन ने अप्रोच किया, लेकिन चीन अंतोगत्वा जो G20 हिंदुस्तान में मीटिंग हो रही थी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि चीन G20 मीटिंग से गायब है। एक बार और गायब था, उस समय गायब था कोरोना की वजह से, जब चीन से रोक लगी हुई थी, सख्त रोक लगी थी, ज़ीरो टॉलरेंस की, कहीं कोई ना जाएगा बाहर ना कोई आएगा। लेकिन आपने चीन पे कोई भी वक्तव्य देना उचित नहीं समझा और ये चीज़ें समझ में नहीं आई। लेकिन विपक्ष ने पिछले 30 दिनों में उस पर भी काम किया है। और एक अंतिम बात मैं कह के ख़त्म करूँगा, विपक्ष ने जो कास्ट सेंसस है उसको भी जलाए रखा है।
विपक्ष के अनुसार जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी के फॉर्मूले पे देश में कास्ट सेंसस होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, जो आप नहीं होने देना चाहते हैं और आप उसको उलझाए रखना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष उसके बारे में बिल्कुल क्लियर है और इंडिया के कुछ कामों में एक वो भी एजेंडा में है और वो भी उसको प्रेस लगातार किया जा रहा है कि भाई आप जाति जनगणना कराएं, क्योंकि जिससे ये तो पता लग जाए कि किस जात के कितने व्यक्ति हैं, जिससे उसी हिसाब से इस देश की प्लानिंग हो सके, उसी हिसाब से बहुत सी चीज़ें हो सकें उसमें, और आरक्षण भी उसका एक बड़ा हिस्सा है। तो खैर मोदी जी को अभी अब आप क्या क्या नाम और चेंज कर देंगे, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन अब आप सारा चेंज करने में लग गए हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन बदलने में लग गए हैं, आप नेम चेंज करने में लग गए हैं, और इन सब चीज़ों को जब आप कर रहे हैं तो उसमें एक जो दुख की बात होती है उसमें एक नफ़रत का पुट आप ले आते हैं। आप इंडिया को इंडिया मुजाहिदीन से जब जोड़ने लगते हैं तो उसमें एलिमेंट ऑफ नफ़रत लाते हैं, जो मुझे लगता है कि इस देश के लिए ये ना राजनीति के लिए, ना देश के लिए, ना संविधान के लिए, ना लोकतंत्र के लिए, ना मानवता के लिए इस तरह के नफ़रत वाला जो काम है वो ठीक है। थैंक यू सो मच।